नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएससीबी क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन में 2021। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैं 2021 का जो जीएससीबी का मैथमेटिक्स का पेपर था उसमें पार्ट ए के 50 एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट ए जीएससीबी की एग्जाम में इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज पार्ट ए में 50 एमसीक्यूज होते हैं और टाइम आपको मिलता है 60 मिनट्स और 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करना एक चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए आज के वीडियो में एमसीक्यू नंबर 1 से 50 तक सॉल्व तो करेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे बहुत जल्दी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो नीचे क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे। वो ऑप्शंस का यूज करके किस तरीके से क्वेश्चंस को मतलब जो सॉल्यूशन है उसको या फिर प्रोसेस है उसको या कैलकुलेशन है उसको ज्यादातर अवॉइड करके जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचा जाता है। दूसरी चीज, आज का जो वीडियो है वो गुडसेट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है बिकॉज गुडसेट के एग्जाम में का जो फॉर्मेट है वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट है, उसमें भी आपको 60 मिनट में 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा दोनों एग्जाम जो है वो गुजरात बोर्ड ही कंडक्ट करता है, तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो है वो सफल होते रहते हैं। मतलब गुडसेट के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के वो बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस गुडसेट की एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एंड किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के साथ साथ गुडसेट की एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड इससे पहले एक और छोटी सी चीज कि अगर आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, गुडसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो सारे पेपर्स भी एक्सेस कर पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डेरिवेटिव। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलती हो सकती है अगर डेरिवेटिव करने में आपने क्वोशंट रूल यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज करने की जरूरत है नहीं, सीधा आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, इट इज आइडेंटिटी ऑफ साइन 2x एंड साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x एंड फिर आपको डेरिवेटिव करना होता है इंटरनल फंक्शन 2x का एंड 2x का डेरिवेटिव होता है 2। सो फाइनल आंसर इज 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर बी। और अगर किसी को आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि साइन 2x जो है वो एक तो 2 sin x cos x होता है और दूसरी आइडेंटिटी है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फ्रॉम डेरिवेटिव, और आप फंक्शन को देखेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है और आपको पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ता है dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा, फिर हम दोनों का रेशियो लेते हैं। तो y यहाँ पे आपके सामने है, इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो a कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होगा। और आगे x को भी अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो a कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए, एंड 1 भी कांस्टेंट है लेकिन वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सॉरी, तो ए कट हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 प्लस कोस थीटा एंड नीचे रहेगा साइन थीटा। अब प्रॉब्लम यह है कि dy बाई डी एक्स तो आ चुका है बट ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार आपके सामने आएगा, तो आप ये आइडेंटिटी याद रख ले कि 1 प्लस कोस थीटा का आइडेंटिटी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है।
1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बार कोस भी कट हो जाएगा एंड कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 होता है कोट थीटा बाई 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अदर देन ओरिजिन। तो आपको इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, प्लस आपका जो पॉइंट है वो ओरिजिन के अलावा कोई और होना चाहिए। चलिए तो जल्दी से, अगर आपको पता है कि पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं तो पहले डेरिवेटिव करो, फिर डेरिवेटिव करने से जो आपको मिलेगा वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखेंगे। ऐसा करने से जो पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन आप देख पाएंगे कि ऐसा करने से हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करना चाहिए। तो इक्वेशन 1 में y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इक्वेशन 2 में y इक्वल टू 3x स्क्वायर है, दोनों साइड y की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक्स स्क्वायर अगर दोनों साइड कट करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो आपको 3x स्क्वायर है वो इस साइड ले लेना है और 0 के साथ इक्वेट कर देना है। अब एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर 0 होगा या तो x इक्वल टू 3 होगा। तो x की वैल्यू एक तो आपको मिली 0, दूसरी वैल्यू मिली 3। अब अगर आप x 0 लेते हैं तो y आपको इक्वेशन 1 में से मिलेगा 0, और इस तरीके से आपको पॉइंट मिलेगा 0,0। लेकिन ये तो ओरिजिन हो गया, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें बोला है ओरिजिन के अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो चाहिए। अब ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही पॉइंट ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 3 है। तो पहली बात ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, बाकी इधर से आपको पता चल जाना चाहिए था कि x 0 होगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन हमें लेना नहीं है। x 3 पे y फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x कोऑर्डिनेट 3 है। और वैसे अगर आप y फाइंड करना चाहे फॉर x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y आपको 27 ही मिलेगा, और इस तरीके से रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो 3,27 हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियसली देखते क्वेश्चन को तो ये जो आगे वाला कैलकुलेशन है इसको आप अवॉइड कर सकते थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक फंक्शन हमें दिया गया है और हमें क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है वेयर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रोसेस ये है कि फर्स्ट स्टेप में आप डेरिवेटिव करिए तो -6 -4x होगा, फिर इसको फैक्टराइज करिए, लेकिन ये लीनियर फैक्टर ही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको क्या करना है, ऐसी x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए f डैश x 0 हो जाए। तो अगर आप देख पाएंगे तो -6/4, या फिर एक बार के लिए मैं निकाल ही लेता हूँ, f डैश x इक्वल टू 0, सो -6 -4x इक्वल टू 0, सो 4x इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू -3/2। सो हमें पॉइंट मिला है x इक्वल टू -3/2। अब -3/2 टू इनफाइनाइट आपका आंसर हो सकता है, -इनफाइनाइट टू -3/2 हो सकता है, लेकिन ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। तो फिर इसमें देखिए आप ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी सेम हो गए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ होगा। अब आगे का प्रोसेस सुनिए। हमारे पास दो इंटरवल है, एक है -इनफाइनाइट टू -3/2 एंड दूसरा इंटरवल है -3/2 टू इनफाइनाइट। एक इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एक में डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग कहाँ पे है वो हमें बताना है। अब ये कैसे करते हैं, तो अगर -3/2 टू इनफाइनाइट तक ये वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, अगर वो आपको देखना है तो यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठाओ। मैं अगर रहूंगा तो 0 उठाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को मैं डेरिवेटिव में पुट करता हूं तो क्या होता है,
डेरिवेटिव एफ डैश एक्स -6 हो जाएगा विच इज लेस देन 0, मतलब कि -3/2 टू इनफाइनाइट। ये इंटरवल ऐसा है जहां पे मुझे एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिल रहा है, और जहां पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है वहां पे वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हमें पूछा है इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो एक ही ऑप्शन बचता है -∞ टू -3/2। अभी के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे बी एंड डी, बट एग्जाम में ऐसा नहीं रहा होगा, ये श्योर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। सबसे पहले बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है किसी भी कर्व के लिए तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज पॉइंट एंड सेकंड वन इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहली बात, पॉइंट हमारे पास है 1,1, स्लोप की रिक्वायरमेंट है। तो स्लोप किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव से मिलता है। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 2dy/dx प्लस 2x इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनली dy/dx आपको मिलेगा -2x/2, बोले तो -x। लेकिन डेरिवेटिव से जो है ना वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इससे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट भी एग्जैक्ट हम निकाल लेते हैं जिस पॉइंट पे हमें चाहिए वहां पे। तो -1 मिलेगा। अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका ऑपोजिट एंड इनवर्स होता है विच इज 1। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ध्यान रखना है कि x1 y1 जो है वो पॉइंट है एंड m जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो सारी चीजें पुट करेंगे तो y - y1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो y - 1 इक्वल टू x - 1। सो x माइनस वाई एंड माइनस प्लस 1 तो 0 हो जाएगा। x - y इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,0। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे, सो dy/dx इक्वल टू 2x। डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करेंगे जहां पे आपको टेंजेंट या नॉर्मल चाहिए विच इज 0 0, तो 2 इंटू 0 0। ऐसा करने से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, बट हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसके लिए हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल का होना जरूरी है, जो इसका ऑपोजिट इन इनवर्स, मतलब -1/0 या 1/0 भी आप बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको नॉट डिफाइंड भी बोलेंगे, कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलेंगे, लेकिन क्योंकि हमें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है तो हम अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1/0 ही कंसिडर करेंगे। फिर आपके पास स्लोप एंड पॉइंट दोनों आ चुका है तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जीरो को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, -x हो जाएगा, और फाइनली आप देखेंगे तो x इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा विच इज ऑप्शन बी। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको देखना था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। पॉइंट 0,0 की बात करें तो वो ये है। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट की बात करें तो वो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, y इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली ये जो लाइन है ना ये नॉर्मल है और ये y एक्सिस है, एंड y एक्सिस का इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि नॉर्मल एट 0,0 इज x इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम इंटीग्रेशन सीधा आप फॉर्मूला लगाइए, या फिर 1/2 को अगर आप चाहते हैं कॉमन निकालना तो कॉमन निकालिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, मतलब कि √3/2 का होल स्क्वायर। ये सीधी सीधी फॉर्मूला है। 1/2 तो कांस्टेंट है। फॉर्मूला किसकी है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये 2 एंड ये √2 कट होके दिस विल बी √2 मतलब √6 एंड tan इनवर्स √2x/√3 प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। सो 1/√6 वाला एक ही ऑप्शन है। ओ माय गॉड, सीधा आपका आंसर था, इतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इन शॉर्ट आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जो टर्म है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से पहले मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं 10th क्लास से ही आपको सिखाया गया है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसमें आपको लास्ट टर्म फाइंड करना होता है, मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म से, फिर ये टर्म अरेंज करना होता है। लेकिन मैं जो है बहुत शॉर्ट में निकालता हूँ ऐसे, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 से। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, जो आपको मेथड सिखाया गया है वही यूज करेंगे। तो फाइनली अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है वो ऐसा बन गया है। और अब मेरा क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया है। इसकी सीधी फॉर्मूला है x बाई 2, लेकिन ध्यान रहे कि x के प्लेस पे इस बार x प्लस 1 है, अंदर जो गिवन है वही, मतलब कि 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो ऐसे ही निकल जाएंगे। बाकी सी डी में अगर आप देखेंगे तो आगे 2 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे गलती ये हो सकती है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो log x स्क्वायर इंटू 1 करके कोई पार्शियल फ्रैक्शन करे, लेकिन अगर ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x का स्क्वायर है तो 2 पावर में है, आगे आ जाएगा 2 log x हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। आपको सिर्फ log x को इंटीग्रेट करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप याद रखें कि log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x होता है। अब आंसर में थोड़ा सा देखें तो ऐसा कोई आंसर दिख नहीं रहा है, x log x माइनस x है लेकिन उसमें आगे 2 नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, x को कॉमन निकालिए तो log x माइनस 1 प्लस सी होगा। और थोड़ा आगे ले जाते हैं तो ये log x 1 मतलब log e हम पुट कर सकते हैं, और इसको मैं log x बाई e लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब कोई बोले कि सर मुझे तो, मैंने तो याद नहीं रखा है log x का इंटीग्रेशन, तो मैं क्या करूं? तो तू कुछ मत कर बेटा, तू है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन को सोल्व कर ले। फिर वो बोलेगा सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तो u एन v दो होने चाहिए, मेरे पास तो सिर्फ log x है, तो मैं क्या करूं? तो तू है ना भाई इंटू 1 करके log x को u ले ले और इसको v ले ले। चल अब करके दिखा। तो 2 u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x एंड ऑल इंटीग्रेशन। सो 2 टाइम्स x log x माइनस x x कट 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। बाकी का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको किसी ने बताया होगा कि जब भी आपको e पावर x दिखे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वाली फॉर्मूला लगेगी, ई रेस टू एक्स के साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी तो क्या है कि ई रेस टू एक्स के अंदर हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे मेरे पास x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो ऊपर x माइनस 3 को मैं x माइनस 1 के फॉर्म में लिखूंगा माइनस 2 करके, और फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो आप बोलेंगे सर नहीं, अभी भी क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं बना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों को सेपरेट दे दो। तो x माइनस 1 को मैंने x माइनस 1 का होल क्यूब दे दिया, एन माइनस 2 को भी x माइनस 1 का होल क्यूब दे दिया। अब क्या करें, अब जो कट होता है वो कट करो और बाकी का छोड़ दो। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको आप ध्यान से देखिए, दिस इज माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो ये फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही होगा। एंड फाइनल आंसर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू एफ ऑफ एक्स मतलब 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा। सो ऑप्शन बी आपको ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ है तो इस तरीके के क्वेश्चन को करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
लेकिन अगर आप समझ गए कि ई रेस टू माइनस एक्स को 1/e⁻x लिखना है तो फिर ये क्वेश्चन बेहद इजी। एलसीएम ले लो तो ये e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा +1 एंड ऊपर आ जाएगा e⁻x dx। अब अगर आप समझदार है तो सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रुकना है तो आप रुक भी सकते हैं, लेकिन मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ e⁻x + c tan इनवर्स e⁻x। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये वाला जो स्टेप है यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन करते e⁻x = t, तो e⁻x dx = dt हो जाता एंड क्वेश्चन बन जाता dt /t² + 1। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स t/a + c। वापस t की जगह पे e⁻x रख दीजिए तो tan इनवर्स e⁻x + c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 to 1 में साइन इनवर्स x इंटू 1 करके, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पहले ऐसे कर लेते हैं फिर एक बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको बताता हूँ। तो साइन इनवर्स x को u ले लेंगे, उसको v ले लेंगे, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x मतलब 1 - x² इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड होल इंटीग्रेशन। साथ में ध्यान रखिए कि डिफाइनेट का क्वेश्चन है तो लिमिट पुट करना ना भूले, यहाँ पे ऐसे लिमिट पुट करना होता है। पहले अपर लिमिट पुट करो तो साइन इनवर्स 1 इंटू 1 0 पे 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 0 to 1 में -x / (1 - x²) का इंटीग्रेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो फिर ये साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 हो जाएगा प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन होता है 2√1 - x² + c। कैसे वो अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, इधर भी लिमिट पुट करके एक बार देख लेंगे। 0 to 1 होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस पहले अपर लिमिट पुट करें तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो √1 होगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि इसमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c इसमें नहीं आएगा। चलिए वापस अगर बात करें तो आपका आंसर आ चुका है π/2 - 1 विच इज ऑप्शन ए। अब दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, एक यहाँ से ये सीधा इंटीग्रेशन कैसे हो गया, तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइड बाई f(x) तो आपको पता होगा log mod x होता है, लेकिन स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट ऑफ f(x) है तो इसका इंटीग्रेशन 2√f(x + c होता है। एक बात। दूसरी बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जबरदस्त मैं बताने वाला हूं वो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए ग्राफ का कमाल। क्या आप जानते हैं कि ये साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है? ये वाला जो पॉइंट है वो -π/2 होगा, ये वाला पॉइंट है वो π/2 होगा। मैक्सिमम गलती, साइन x के ग्राफ में ऐसा होता है। अभी साइन इनवर्स का ग्राफ है तो साइन इनवर्स के ग्राफ में जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है और जो रेंज है वो -π/2 to π/2 होगी। अभी हमें बोला है 0 to 1 में साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करो, मतलब कि 0 to 1 में अगर आप समझ पाए तो ये वाला एरिया जो है ना वो हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस रेक्टेंगल को देखिए, ये वाला रेक्टेंगल है, उसमें से ये वाला एरिया अगर मैं हटा दूं तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर रिक्वायर्ड एरिया में एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस वो शेडेड रीजन। अब वो शेडेड रीजन का एरिया जो है ना वो 1 होगा, तो मैं इसमें से 1 को माइनस कर दूंगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ होता है या हाइट होता है, तो π/2 इंटू 1 करने से आपको
एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, उसमें से वो शेडेड रीजन का एरिया 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर π/2 - 1 आ जाएगा। अब एक सवाल बचता है कि वो जो ऊपर वाला शेडेड रीजन है जिसका आंसर मैंने 1 बताया वो कैसे आया। उसके लिए एक और छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है और साइन एक्स के ग्राफ में ये 0 होता है, ये पाई होता है और यहाँ बीच में कहीं पे π/2 होता है। साइन एक्स एंड कोस एक्स दोनों का एक लूप जो है ना पूरा, उसका एरिया 2 होता है, तो हाफ लूप 0 to π/2 का एरिया 1 होगा। और क्योंकि ये y इक्वल टू साइन इन ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाता है। मतलब एक तरीके से देखे तो ये वाला जो एरिया है ना वो ये वाले रीजियन के इक्विवेलेंट होगा और वो 1 होता है, इसलिए ये भी 1 होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर 0 to पाई में साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा, एंड अगर इन केस आप 0 to π/2 में साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। और ये आपको याद रखना चाहिए और आई मस्ट से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार साइन स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पूछा है। इसके लिए कोई भी ट्रिक अवेलेबल है नहीं, सिर्फ एक बात है कि फंक्शन जो है ना वो इवन फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्वाइस फ्रॉम 0 to π/4 में साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन स्क्वायर की फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 होती है, 2 वैसे ही कट हो जाएगा और आप 0 to π/4 में इंटीग्रेट करेंगे 1 को विच इज कोस, एंड माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x/2 होता है। ओ माय गॉड, इंटीग्रेशन हो चुका है तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी हम इधर लगा देंगे विच इज 0 to π/4। सबसे पहले अपर लिमिट तो π/4 माइनस साइन 2x अगर π/4 है तो 2x π/2 हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है तो जस्ट 1/2 रहेगा, माइनस 0 0 दोनों 0 हो जाएंगे और π/4 माइनस 1/2 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अगर आपको देखे इसको ध्यान से तो मैं इसका सीधा आंसर बता सकता हूँ। आंसर होगा a to b माइनस ए। अच्छा 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 अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, मैं इसमें है ना एक करेक्शन करना चाहता हूं क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि नीचे π/6 है ना, तो ये वाला जो लिमिट है ना वो π/3 होगा। क्यों, वो अभी बाद में बताऊंगा। और आंसर जो है ना वो π/3 माइनस π/6 डिवाइड बाई 2 बोले तो 60 माइनस 30 30 π/6/2 मतलब कि π/12 आएगा। आप देखिए, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि इसको बोलूंगा दिस इज आई, ठीक है। और अब इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाली, तो आई हो जाएगा π/6 टू π/3 dx डिवाइडेड बाई, इससे पहले मैं क्या करूंगा इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो क्या आप समझ पाएंगे कि ये रूट कोस एक्स कोट एक्स मतलब रूट कोस एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स का एलसीएम इधर आ गया और रूट साइन एक्स जो एलसीएम में आया है वो ऊपर आ गया। अब जो वो वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो π/6 टू π/3 रूट साइन में π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स करूंगा तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स होगा। सिमिलरली दिस विल बी रूट कोस एक्स एंड दिस विल बी रूट साइन एक्स dx। इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा, लिमिट रहेगा π/6 2π/3। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ध्यान से देखिए, अब मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूंगा। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में सिर्फ एडिशन होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सिर्फ आपको 1 को इंटीग्रेट करना होगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट जब पुट करेंगे π/6 टू π/3
देन इट विल बिकम पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये होता है पाई बाई 6 और ये 2i की वैल्यू है तो i की वैल्यू होती है पाई बाई 12। अब जो ये ट्रिक है वो अगर आपको जानना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ध्यान से। जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आए a टू b में आपको f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 आता है। अब अगर आप ध्यान से समझे तो ये वाले फंक्शन को आप देखिए, क्या आपको लगता है कि अगर ये फंक्शन है तो उसके नीचे वही फंक्शन है और वही फंक्शन में बाजू में प्लस करके अपर प्लस लोअर माइनस एक्स दिया है। इतना हिंट इनफ है। अगर आप नहीं समझे हैं तो इसी पोर्शन को एक दो बार देखिए, मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसको समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ध्यान से देखिए। cos x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि ऐसा ग्राफ होता है। अब देखिए cos x में ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, इधर पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होता है। अपने को क्या करना है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई तक इंटीग्रेशन करना है। क्या आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि साइन एक्स एंड cos x का जो एक लूप होता है उसका एरिया 2 यूनिट होता है, ठीक है, और ये अपना हाफ लूप हो जाएगा तो हाफ लूप का एरिया फिर 1 हो जाएगा और फाइनली रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 2 प्लस 1 बोले तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर कोई बोले कि सर ये हमको समझ में नहीं आया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसमें भी आपको 0 टू पाई बाई 2 में cos x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको ये वाला एरिया मिलेगा और आप देखेंगे टोटल एरिया जो है इसमें ऐसे 3 पोर्शन है तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एंड 3 टाइम्स sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 sin पाई बाई 2 1, दैट्स वाई 3 इज द आंसर। लेकिन अगर किसी ने आपको ये बताया है या आपने खुद अपने आप ये समझ लिया है कि जब भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो फंक्शन को पकड़ो, दो लिमिट को पकड़ो, उस लिमिट में गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, ऐसा करने से आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आपने ऐसा किया होता, एरिया के लिए अगर लिमिट पकड़ के माइनस पाई बाई 2 टू पाई एंड फंक्शन cos x को पकड़ के इंटीग्रेशन किया होता तो आपका आंसर जो है 1 आता और ये बिल्कुल गलत हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसका आंसर 1 इसलिए आएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 1 होता है, लेकिन एरिया 1 नहीं होगा क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना, जब आप इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो -1 आएगा, लेकिन जब एरिया निकालेंगे तो एरिया तो पॉजिटिव होता है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, टोटल आंसर 3 यूनिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स के क्वेश्चन गुडसेट की एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं, प्लीज आप याद रखिए एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। इसके बाद ए बी क्या है, तो आपको इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो फिर ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए। जैसे ही आपने ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 3 रखी, सीधा आपके पास आंसर होगा विच इज 12 पाई। और अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है तो फिर आप रोते रहिए बैठ के कि पहले आप क्या करेंगे, इलिप्स देखेंगे कि कैसा होता है। तो ऐसा इलिप्स होता है, इसमें आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया फाइनल एरिया के लिए उसका 4 टाइम्स करेंगे, फिर लिमिट देखेंगे कि ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 4,0 होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। फिर 0 टू 4 में आप y को इंटीग्रेट करेंगे और y के लिए आपको फिर क्या है कि वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16
तो फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर y आपका हो जाएगा 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा 12 पाई, और तब तक बहुत देर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, और आपको y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3 के साथ जो एरिया बनता है वो फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बहुत ही फेमस पैराबोला जो कि ऐसा बनता है। x y इक्वल टू 3 लाइन आपको पता होगी, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,3 एंड y एक्सिस मतलब ये लाइन। तो एरिया जो रिक्वायर्ड है वो ये है। ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 3। इस बार क्या है कि आप y की लिमिट पुट कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और अंदर x को रखेंगे। जैसे ही अंदर x को रखेंगे तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू y² by 4 मिलेगी। तो आप y² by 4 को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। 1/4 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। y² का इंटीग्रेशन y³ by 3 होता है। जैसे ही आपने लिमिट पुट की तो 3 3 जा 9 3 जा 27/3 मतलब 9/4, 0 पुट करने से तो 0 ही होगा, आपको आंसर मिल जाएगा 9/4। चलिए आगे डिग्री एंड, अच्छा ओनली डिग्री की बारे में बात की है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसका ऑर्डर आपको 2 दिखाई देगा। गलती से भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री 5 आपने टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पा रहे होंगे कोस के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया है, मतलब कि यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री नॉट डिफाइन कौन कौन से केसेस में होती है। जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर dy/dx या कोई भी ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाए, ITF के अंदर dy/dx आ जाए, log के अंदर dy/dx आ जाए, एक्सपोनेंशियल के पावर में dy/dx आ जाए, ये सारे केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी सिचुएशन आए और आप ये dy/dx को आजाद भी ना करवा पाए, तब डिग्री नॉट डिफाइन होगा। जैसे कि देखिए 5y इक्वल टू e⁻dy/dx, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एज पर दिस नोट आपको बताना चाहिए कि डिग्री नॉट डिफाइन होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप दोनों साइड log ले लीजिए, तो log 5y इक्वल टू dy/dx आगे log e हो जाएगा 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें आप देखेंगे कि e के पावर में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था वो अब वहां से आजाद हो चुका है। तो अभी जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा इस नोट्स को देख के कि इसका डिग्री नॉट डिफाइन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑर्डर एंड डिग्री दोनों 1 1 होगा। तो दो चीजें मैंने बताई है कि जब ये चार में से कोई भी एक सिचुएशन आ जाए और अंदर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसको आप आजाद भी ना करवा पाए, ऐसी सूरत में डिग्री नॉट डिफाइन होगी। बाकी ऑर्डर तो आप जानते ही होंगे कि मैक्सिमम जितने टाइम डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत सिंपल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। सो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू dx इक्वल टू, बाकी टर्म को सामने ले लो, सेक स्क्वायर y। अभी आप देखेंगे तो वेरिएबल मिक्स है, तो मैं अलग कर लेता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स dx इधर रखा है और इधर मैं 10x लेके आया हूँ। बाकी सेक स्क्वायर वाई एंड dy इधर है, y वाले टर्म इधर ले लेता हूँ। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में 10 है, ऊपर सेक स्क्वायर है, तो आपको याद होगा कि जब भी f डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर log mod डिनोमिनेटर आता है। इसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे आंसर log mod 10x आना चाहिए इक्वल टू माइनस log mod 10y आना चाहिए। सब कुछ log log है तो पूरी दुनिया log है, तो इधर कांस्टेंट टर्म भी log c हो जाएगा। तो इधर log mod 10x और राइट हैंड साइड में log की प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या आपको log c माइनस log 10
y दिख रहा है तो इट विल बी c डिवाइड बाई 10y, log log कट होके 10x इंटू 10y इक्वल टू c आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखो भैया जी, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई है ना तो उसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जहां तक बात है, जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर है ना उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑलवेज 0 होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है। एनसीईआरटी में 2 एमसीक्यू एज इट इज इसी फॉर्म में आपको दिए हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका ऑर्डर 1 था, तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन है उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फोर्थ ऑर्डर, तो फिर 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑलवेज 0 होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग ही यही होता है कि सॉल्यूशन पर्टिकुलर होना चाहिए, उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओ हो, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हैं। फिजिक्स में भी आपने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा। आई कैप जे कैप के कैप, एक वेक्टर 2 6 27, दूसरा वेक्टर 1 लेमड़ा म्यू। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बोल रहे हैं कि आंसर 0 आएगा, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर में 0 वेक्टर आना चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, तो आई कैप के साथ में आएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमड़ा, माइनस जे कैप के साथ में आएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप के साथ में आएगा 2 लेमड़ा माइनस 6। राइट हैंड साइड में 0 0 0 आपको दिख रहा होगा। और तीनों आई जे के कैप के कंपोनेंट है, उसको अगर कंपेयर करूं तो इसको मैं कंपेयर नहीं करूंगा। और इधर से आप देख पा रहे होंगे कि माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 वो जे कैप भी 0 है, एंड 2 लेमड़ा माइनस 6 के कैप का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 होगा। यहाँ से मुझे लेमड़ा की वैल्यू 6/2 मतलब 3 मिल रही है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 27/2 मिल रही है। हमें चाहिए लेमड़ा प्लस म्यू, तो लेमड़ा 3 है, म्यू 27/2 है, 3 2 6 प्लस 27/2 बोले तो 33/2, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर दिया है, आपको क्या करना है, दोनों का सम पहले तो फाइंड कर लेना है। तो a प्लस बी आपके पास हो जाएगा 2 - 1 2 प्लस -1 1 -1, एडिशन करेंगे तो 1 0 1 होगा। अब आपको बोला है कि √2 द वेक्टर whose magnitude is √2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो मुझे लगता है कि जो गिवन वेक्टर है ना उसी का मैग्नीट्यूड √2 है, तो यही आपका आंसर होगा आई कैप प्लस के कैप। अब √2 की जगह पे कुछ और दिया होता, जैसे 8 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए, तो आप क्या करते, तो जो वेक्टर आपको दिया है a प्लस बी, आप उसका यूनिट वेक्टर निकालते, तो वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड करते। तो अब आपको जो वेक्टर मिला है 1/√2, 0, 1/√2, ये a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन तो a प्लस बी की ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है। अब अगर क्वेश्चन में हमें बोला होता, अब हमें क्या बोला है, √2 मैग्नीट्यूड वाला, तो हम क्या करेंगे, ये जो a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू 1/√2, 0, 1/√2, और ये 1, 0, 1 होता है, और यही हमारा आंसर है। अगर हमें बोला होता 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमें बोला होता कि 8 मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन,
तो फिर हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 एंड 2। तो पहला डेटा जो दिया है वो ए एंड बी का मैग्नीट्यूड सेम है और वो भी 1 के इक्वल है। ओ 1 एंड 2, सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ना भाई लोग, वो है 1, बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2। नाउ ए डॉट बी 1 है तो फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, दूसरा डेटा इज ए डॉट बी इक्वल टू 1। ए डॉट बी अगर 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 होगा। ए एंड बी 1 एंड 2 है तो कोस थीटा इक्वल टू 1, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2 होगा। तो 1/2 कब होता है भाई, कोस की वैल्यू π/3 पे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए ए इज ए यूनिट वेक्टर, सबसे पहली बात कि ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। दूसरी बात, हमें वेक्टर जो दिया है वो है वेक्टर ए एक्स माइनस ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस ए इक्वल टू 8। हमें जो फाइंड करना है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। अगर आपको पता है कि ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 8 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर करने से विच इज 1, सो 9। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स 3 होगा, -3 नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरी बात कि अगर ये नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तो आराम से धीरे धीरे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो क्या होगा, x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 8। क्या आप जानते हैं कि x का डॉट प्रोडक्ट x के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर होता है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है तो वो कट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो अगर मैं इस वेक्टर को a बोल दूं और इस वेक्टर को b बोल दूं तो हमें करना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a निकालना है ऑन वेक्टर b। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। जल्दी से दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो दिस विल बी 1 - 1 0 और दिस इज 1 1 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज √2। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो 1 - 1 डिवाइड बाई √2 बोले तो 0 0 0। चलिए आगे, ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स। ओके, नाउ ए एंड बी यूनिट वेक्टर है तो वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो 1 के इक्वल होगा। थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ए माइनस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, सो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -2a डॉट बी होगा इक्वल टू 1। ए एंड बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है तो 2 - 2 a डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। सो फाइनली ए बी के प्लेस पे अगेन 1 एंड 1 पुट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 1 - 2 -1 डिवाइड बाई -2 बोले तो 1/2। अगेन cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज बुसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बोला है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का क्वेश्चन है, 2 स्ट्रेट लाइंस है एंड बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो आपको जो अननोन दिख रहा है P, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और ये लगाने के लिए दोनों लाइंस का डायरेक्शन आपके पास होना जरूरी है। अगर गलती से भी आपने फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन 3,2p,2 ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन निकालने से पहले जो स्ट्रेट लाइन है वो उसके कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई जेड टू। इस फॉर्म में होने का मतलब होता है कि x, y एंड z के कोएफिशिएंट 1, 1 एंड 1 होने चाहिए। अब अगर आप देखें फर्स्ट लाइन को तो इसमें x का कोएफिशिएंट -1 है, तो उसको 1 करने के लिए मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। y का कोफिशिएंट 7 है तो ऊपर नीचे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2p/7 हो जाएगा। और z -3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से सेकेंड लाइन को देखिए तो इसमें x का कोफिशिएंट -7 है तो उसको -7 से ऊपर एंड नीचे डिवाइड करना पड़ेगा तो x -1 डिवाइड बाई 3p/-7 हो जाएगा। 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड z-6 z में से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और वो माइनस नीचे देना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो L1 डॉट L2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन अब क्लियरली दिख रहा है -3, फिर इधर कोमा 2p/7 कोमा 2 डॉट प्रोडक्ट सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन है वो है 3p या -3p/7 कोमा 1 कोमा -5। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9p/7 एंड प्लस 2p/7 -10 सामने जाके +10 हो जाएगा। 9 + 2 11p/7 इक्वल टू 10, सो p इक्वल टू 70/11 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच whose डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, पॉइंट एंड नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन की जगह पे हमें बोला है कि एक प्लेन है जिसके लिए पॉइंट तो हमें दिया है, बट ये जो प्लेन है ना वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है ना वो 2,3,-1 है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो पॉइंट जो है ना वो 5,2,-4 डायरेक्ट दे दिया है और नॉर्मल डायरेक्शन भी 2,3,-1 ही है, अगर आप फिगर से समझ पाए तो। और अगर आपके पास पॉइंट एंड नॉर्मल डायरेक्शन है तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको इक्वेशन याद है r.n = a.n, r को जनरली हम x, y, z लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट n के साथ 2 3 -1 राइट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट करिए तो 20 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में भी डॉट प्रोडक्ट करिए तो 2x + 3y - z = 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। तो अब पॉइंट तो हमारे पास है, नॉर्मल डायरेक्शन की बात है तो देखिए ये वाला जो गिवन प्लेन है ना वो कुछ इस तरीके से है, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन है ना वो 1 1 1 है और हमारा वाला जो प्लेन है ना वो इस प्लेन को पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या आपको लगता है कि पॉइंट तो हमें दिया है a, b, c एंड नॉर्मल डायरेक्शन जो है ना वो गिवन प्लेन की होगी वही होगी, बिकॉज बोथ द प्लेन्स आर पैरेलल, फिगर से आपको दिख रहा होगा। अगेन इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत इजीली निकाला जा सकता है, r.n = a.n से। सो r की जगह पे हम x, y, z लेंगे, a b c नहीं n लेना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू है 1, 1, 1। अगेन a b c डॉट 1 1 1। तो इधर आपका x + y + z आ जाएगा, इधर a + b + c हो जाएगा एंड आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बोला है कि जो फिजिबल रीजन होगा इज बाउंडेड, अगर वो बाउंडेड है देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा। तो पहली बात तो बाउंडेड मतलब कि कुछ
ऐसा सॉल्यूशन होगा। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसको बाउंडेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बाउंडेड सॉल्यूशन में बोल रहे हैं ओनली मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, गलत बात। ओनली मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, गलत। मिनिमम भी नहीं, ओनली मैक्सिमम भी नहीं, बहुत मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी मिल सकता है, नाइदर मैक्सिमम मिनिमम, वो भी गलत। तो दूसरा केस कौन सा हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और इस केस में आपको ओनली मिनिमम वैल्यू ही मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट होगी या फिर नॉट डिफाइंड होगी। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन में कि देयर आर नो मिनिमम, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ये तो भैया गुडसेट की एग्जाम में भी बहुत बार, मतलब 2 से 3 बार मैं देख चुका हूँ, बोर्ड एग्जाम में भी 2-3 बार मैं इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ। इसमें आपको कुछ कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं और आपको बोला है कि z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपको बोला है कि 3,0 एंड 1,1 ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहां पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो z मिनिमम जो आपको मिलने वाला है, अगर 3,0 पे बात करें तो P3 प्लस Q0। एंड अगर z मिनिमम की अगेन बात करें तो क्योंकि वो 1,1 पे भी मिल रहा है तो P1 इंटू Q1 भी होगा, इधर से P प्लस Q होगा, इधर से 3P होगा। अब ये भी z मिनिमम है और ये भी z मिनिमम है, इसका मतलब कि 3P इक्वल टू P प्लस Q होगा तो 2P इक्वल टू Q होगा। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में आपको दिया है P इक्वल टू Q बाई 2 एंड दैट इज आर करेक्ट आंसर। चलिए 32 में आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कुछ कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो भैया जी। चलिए तो हमारे पास जो z है वो है 4x प्लस 3y। कॉर्नर पॉइंट्स की अगर बात करें तो 0,0, 25,5, 16,16 एंड 5,24। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको z की वैल्यू 0 दिखेगी। 25 फोर ज़ा कितना 100 प्लस 5 3 ज़ा 15 तो 115 यहाँ पे है। 16 फोर ज़ा 64 प्लस 16 3 ज़ा 48 तो 112, ओ बहुत ही क्लोज। 5 फोर ज़ा 20 प्लस 24 3 ज़ा कितना 72, 82 एंड 92। आपको बोला है मैक्सिमम कहाँ पे है तो आपको दिख रहा है 115 एट 25,5। चलिए नेक्स्ट। ओ फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। आपको पी ऑफ बी फाइंड करना है, आपको पता होना चाहिए एडिशन थियरम, पी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी आपको दिया है 3/5, पी ऑफ ए इज 1/2, पी ऑफ बी की हमें तलाश है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। पी ऑफ ए 1/2 है, पी ऑफ बी हमें पता नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। फाइनली 3/5 माइनस 1/2 और राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। तब तक इधर 3 2 6 माइनस 5 1/10 हो जाएगा। दिस इज हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/5। और 1/5 कितना होता है 0.2, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
क्या आपको दिख रहा है कि P ऑफ A जो है ना वो है 5/26 एंड P ऑफ B जो है इट इज 5/13 एंड P ऑफ A गिवन B का फॉर्मूला आपको याद होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B होता है। A गिवन B 2/5 है, P ऑफ B को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/13 तो आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। 5 कैंसिल हो जाएगा तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/13। लेकिन हमें चाहिए P ऑफ A यूनियन B। अभी जो फॉर्मूला लगाया था P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो क्या LCM 26 आ जाएगा। 5 + 10 - 4 15 - 4 11/26 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो A and B are two independent events. Again, P of A in intersection A, P of A intersection B equal to P of A into P of B होगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है, हमें पूछा है P of A यूनियन B, तो ये होता है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, बट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P of A इंटू P of B लिखेंगे। थोड़ा और आगे जाते हैं। P of A, बाकी के जो दो टर्म है उसमें से अगर मैं P ऑफ B कॉमन निकालूं तो यहाँ पे रहेगा 1 माइनस P ऑफ A। और आई थिंक 10th क्लास से ही आप जानते होंगे कि 1 माइनस P ऑफ A होता है P ऑफ A डैश या A बार या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन भैया जी एक प्रॉब्लम है कि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन जो है ना वो A डैश एंड B डैश के फॉर्म में दिए है, तो क्या करें। थोड़ी सी गंभीर सिचुएशन तो है, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या किया जा सकता है। एक काम करते हैं, चलिए P ऑफ A जो है ना इसको 1 माइनस P ऑफ A डैश लिख देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला आंसर तो नहीं आना चाहिए, ये आंसर भी नहीं आना चाहिए। अब P ऑफ A डैश आ चुका है तो ये वाला आंसर भी नहीं आएगा। फाइनल आंसर आपका B होगा। अब सिर्फ हमें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना है। चलिए तो यहाँ पे P ऑफ B इंटू P ऑफ A डैश लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो ये एंड ये वाले दो टर्म है, उसमें से मैं प्लस या माइनस निकाल लूँ तो भी चलेगा, A नॉट बाहर निकालूँ तो P ऑफ B -1 मिलेगा, या चलिए माइनस कॉमन निकाला होता तो आपको और इजीली समझ में आता। नेक्स्ट टू टर्म्स में से मैं माइनस ऑफ P ऑफ A बार कॉमन निकालूं तो 1 माइनस P ऑफ B रहेगा एंड नॉट है 1 माइनस P ऑफ B मतलब P ऑफ नॉट B होता है। और एज पर आवर एक्सपेक्टेशन आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की तो A लेस और इक्वल B स्क्वायर है। अब आप देखिए कि 2 की बात करें ना तो ये रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि ये 2 होता है और ये होता है 4। ओहो ये तो आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके लिए रिफ्लेक्सिव ना होता हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करिए 1/2 एंड 1/2 के स्क्वायर के बारे में चेक करो। दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, कौन बड़ा? 1/2, मतलब कि ये लेस और इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि 1/2 1/2 इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें बोल रहे रिफ्लेक्सिव है तो गलत बात है। अब आप में से कोई बोल सकते हैं सर इससे पहले जो आपने एग्जांपल लिया 2,2 उसमें तो रिफ्लेक्सिव हो रहा था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो रिलेशन का डोमेन है विच इज सेट आर राइट नाउ, उसके हर एक एलिमेंट के लिए वो पेयर उसमें होना चाहिए। मतलब 1,1 2,2 3,3 अगर
सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव को, इसका मतलब ये नहीं होता है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई एक पेयर भी आपको ऐसी मिल जाती है जिसके लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करें तो ए कोमा बी एंड बी कोमा ए नहीं होना चाहिए, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप 1,2 की बात करें तो ये तो रिलेशन में होगा, बिकॉज 1 इज लेस और इक्वल 4 होता है। लेकिन क्या ख्याल है अबाउट 2,1, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 2 इज नॉट लेस और इक्वल 1 स्क्वायर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो भाई सिमेट्रिक वाला केस भी गया। और अब आप समझदार है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि क्या ये, अच्छा जी, तो भाई सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि ये सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो नॉट इक्विवेलेंस भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो सकता है। चलिए तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या करूँगा, नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है तो मैं एक काम करता हूँ, इधर 100 ले लेता हूँ, इधर 11 लेता हूँ। अब देखिए ये इस रिलेशन में होगा, क्योंकि 100 इज लेस और इक्वल 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। अब एक इसके साथ दूसरा पेयर ले लेता हूँ, 11 एंड 9 ले लेता हूँ। चलो तो ये पेयर भी इस रिलेशन में होगा, बिकॉज 11 इज लेस और इक्वल 9 का स्क्वायर 81। तो क्या देखिए 100,9 इसमें है, तो 109 का स्क्वायर 81, ये लेस और इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आवर रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो भैया जी ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कुछ भी नहीं है, इट मींस इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए 37 में बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है एक्स क्यूब। डोमेन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो 1 के लिए तो मैं बहुत सारे मेथड आपको बता सकता हूँ। मेथड 1, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, सो एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, सो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सो इट इज 1 to 1। मेथड 2 इज, आप एरो डायग्राम से भी काम चला सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होगा। तो आप देख पाएंगे कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैनी टू 1 हो जाएगा, ऑलवेज एक का एक ही आंसर मिलेगा, सो इट इज ऑल्सो 1 to 1। मेथड 3 भी आप देख लीजिए कि अगर किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हैं, राइट नाउ इट इज 3x स्क्वायर, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो फंक्शन 1 to 1 होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो भी वो 1 to 1 ही होता है। लेकिन अगर किसी में एफ डेस एक्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 नॉट डिसाइडेड है तो फिर वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। एक और मेथड मैं आपको बता सकता हूँ बाय ग्राफ। ग्राफ अगर आपको याद है कि एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, ग्राफ के डोमेन में कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो मेनी टू 1 है, बट अभी वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब 1 1 है। तो अगर आप देखेंगे नॉट 1 1 गया एंड नॉट 1 1 गया, हमारा आंसर ऑप्शन बी या सी में से कुछ भी है, और वो पूरी तरीके से ऑन टू फंक्शन है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और भैया जी ऑन टू फाइंड करने का पूरी दुनिया में एक ही तरीका है, और वो है उसका रेंज फाइंड करो। तो क्या आप जानते हैं ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसका रेंज आर होगा। अरे रे 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 रे, ये ग्राफ इसका थोड़ा सा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ जो है ना वो ऐसा नहीं आएगा, मतलब ऐसा आएगा लेकिन ऐसा नहीं आएगा। ग्राफ जो है ना सिर्फ क्योंकि इसका डोमेन एन है तो ग्राफ सिर्फ ऐसा आएगा, ऐसा।
फिर भी वो रहेगा तो 1 1 ही। और रेंज जो इसका है, अगर मैं इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही पुट कर पाऊंगा ना, तो मुझे रेंज में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टर्म्स मिलेंगे। जैसे कि मैं 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब 1, 2 पुट करूंगा तो 8, 3 पुट करूंगा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये इसका रेंज है। और ये को डोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नॉट ऑन टू है। ऑन टू का डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन का रेंज इक्वल टू को डोमेन होना चाहिए। तो राइट नाउ फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बाइनरी ऑपरेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 स्टार 3, फिर उसका ऑपरेशन 4 के साथ करना है। तो जब भी आप ए एंड बी का ऑपरेशन करें ना, तो 2 के पावर में दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। तो जब 2 एंड 3 का ऑपरेशन करूंगा तो 2 के पावर में 2 एंड 3 का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर बाद में इसका 4 के साथ ऑपरेशन करेंगे तो ये 2 रेस टू 6 का ऑपरेशन फिर हमें करना है 4 के साथ। तो अगेन जब भी दो नंबर का ऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेशन ये कहता है कि 2 के पावर में दोनों नंबर आ जाएंगे। एक नंबर है 2 पावर 6, दूसरा नंबर है 4। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 के पावर में सब कुछ दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 रेस टू 6 इंटू 4, मतलब कि ये हो चुका है 2 का स्क्वायर, और 2 के पावर में है 2 रेस टू 8। और 2 रेस टू 8 क्या होता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 256, यस 256, 2 रेस टू 256 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो पूछा है वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होगा, मतलब कोसेक इनवर्स के पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कोसेक इनवर्स के आंसर जो है ना वो साइन इनवर्स जैसे होते हैं, सिर्फ मिडिल टर्म उसका मिसिंग होता है। चलिए आगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या आप जानते हैं कि कोट इनवर्स के अंदर कभी भी माइनस थीटा आ जाए तो आप पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा करेंगे। अगर ये कंसेप्ट का यूज करें तो यहाँ पे पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 होना चाहिए। फिर कोट इनवर्स 1/√3 मतलब जहाँ पे टेन इनवर्स √3 होता है और टेन इनवर्स √3 पाई/3 पे होता है, सो पाई माइनस पाई/3 इज 2 पाई/3 विच इज ऑप्शन बी। चलिए आगे 41, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। आप इसका रेगुलर मेथड जानते होंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे शायद, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन थोड़ा सा अलग नजरिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस, इसको आप देखिए टेन इनवर्स, सबको y से डिवाइड करिए, x बाई वाई -1 x बाई वाई +1। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज टेन इनवर्स x बाई वाई, बट माइनस के अंदर जो है ना इट इज टेन इनवर्स x बाई वाई माइनस टेन इनवर्स 1। यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप उल्टा सोचिए तो समझ में आ जाएगा। टेन इनवर्स x बाई वाई, टेन इनवर्स x बाई वाई कट, माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/4। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको टेबल में से वैल्यू देख के पुट करनी है। साइन इनवर्स के अंदर, कोस के अंदर साइन इनवर्स √3/2 बोले तो पाई/3, साइन इनवर्स कोस पाई/3 होता है 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई/6। सो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम मैट्रिसेस बी ए डैश फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात की बी हमारे पास ऐसा दिया है बी डैश, तो बी निकालेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा 4 3 2। और क्या चेक करने की जरूरत है, अच्छा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। देखिए इधर ए डैश का ऑर्डर जो है ना वो 3 × 1 है, बी डैश का ऑर्डर है ना वो 1 × 3 है। हमें चाहिए बी एंड ए डैश का प्रोडक्ट। तो बी डैश का ऑर्डर 1 × 3 है तो इसका ऑर्डर 3 × 1 होगा। ए डैश का ऑर्डर 3 × 1 है। ओ ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, ए डैश बी डैश 3 × 1 1 × 3, बी बी का ऑर्डर 3 × 1 हो जाएगा।
एंड ए डैश का ऑर्डर 3x1 ऑलरेडी दिया है, और ये दोनों नंबर देखो इक्वल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है। सो इसमें बी ए डैश है वो डिफाइन ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, गुड सेट में भी आई थिंक 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सो वॉच इट केयरफुली। ए प्लस ए डैश आई है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। अब मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा। देखो ए का फर्स्ट एलिमेंट कोस अल्फा है, अगर मैं ए डैश मतलब उसका ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज भी करता हूं तब भी वो ए वन वन यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा ए के ट्रांसपोज में वो कोस अल्फा ही रहेगा। राइट हैंड साइड में दिया है आई, आई होता है 100, उसमें भी ये वाला जो एलिमेंट है ए वन वन वो 1 आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करके इसके साथ कंपेयर करूँ तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 होगा, cos अल्फा इक्वल टू 1/2 होगा, तो अल्फा इक्वल टू π/3 होगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या है कि पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस उसका ट्रांसपोज, रो कॉलम को इंटरचेंज करिए एंड इसको आइडेंटिटी 1001 के साथ कंपेयर करिए। फिर आपको क्या है कि ये प्लस ये इक्वल टू ये होता है, तो यहाँ के आगे की कहानी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सोचो एक दुनिया का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसा एक ही मैट्रिक्स होता है एंड इट इज जीरो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, आपको 2x चाहिए, तो जस्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स मैट्रिक्स x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में दोनों का एडिशन, तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। अगर ये 2x है तो फिर x होना चाहिए 5014, 5014 ये रहा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया है लेकिन नीचे कुछ वैल्यू भी दी है, मतलब कि ये एक डिटरमिनेंट होगा और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो कुछ प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर दो, तो क्या होगा कि इधर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा, जेड एक्स वाई एंड 1 1 1। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे R1 एंड R3 आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, और ऐसे केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन अगर आप में से किसी को डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी नहीं आता है तो कुछ क्वेश्चन मतलब 50 to 60% क्वेश्चन डिटरमिनेंट के ऐसे होते हैं जो आप तुक्का लगा के, मतलब कि वैसे तुक्का मतलब वो प्रॉपर मेथड ही है, बट जिसमें प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना पड़ता है। देखो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y की वैल्यू -1 ले लेता हूँ, z की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, और अब देखता हूँ कि डिटरमिनेंट क्या बनेगा। सो x प्लस वाई 0, y प्लस जेड 1, z प्लस एक्स 3, फिर z की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, और यहाँ पे तो 1 1 1 दिया है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड करिए, तो 0 के साथ तो कुछ भी नहीं आएगा, -1 के साथ में आएगा 2 प्लस 1 एंड +3 के साथ में आएगा 2 -1। सो दिस इज -3 एंड दिस इज +3, आंसर इज 0। देखिए बहुत इजीली हमें आंसर मिल गया विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब आपका सवाल होगा, क्या सर डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन अगर क्वेश्चन सेट करने वाला चाहे कि इस तरीके से करने देना है तो ही। बाकी अगर मैं चाहूं कि मुझे कंपलसरी प्रॉपर्टी का यूज करवाना ही है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या सर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं? मुझे लगता है 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी के जिसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वाले एक्सरसाइज में दिए हैं उसमें आप इस मेथड से कर सकते हैं। क्या सर ये मेथड सारे डिटरमिनेंट के लिए वैलिड है? बिल्कुल,
लेकिन ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज ऐसी आपको लेनी है। फिर एक्स वाई जेड तीनों 1 1 1 नहीं लेना है, एक्स वाई जेड 0 0 0 ऐसे नहीं लेना है। कोई भी वैल्यू लो लेकिन डिफरेंट लेनी है और छोटी वैल्यू लेनी है ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। चलिए, इनवर्स निकालने का काम बहुत इजी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को निपटाएंगे, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 होता है, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 14 14 14 सब में है। तो अब बारी आती है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट मतलब कि मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 है तो उसका एडजॉइंट निकालने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना उसका पोजीशन चेंज कर देना है, मतलब इधर 3 इधर 2, बाकी के दो एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज करना है, -4 एंड 2। और फिर ए इनवर्स आप पता कर सकते हैं, आगे 1/14 रखना है, 3 2 माइनस 4 2 3 2 माइनस 4 2 एंड आगे 1/14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार 2 से 3 बार गुजसेट की एग्जाम में भी आ चुका है और इससे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट नहीं मॉड्यूलस ऑफ डी, इक्वेशन 1, वे डी क्या है, डी इज डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, वर्टाइसिस से जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा, एन 1 1 1 एक कॉलम ले लेंगे, ये डिटर्मिनेंट। तो ये तो आप क्या है कि जल्दी से प्लस माइनस -2 से आप ओपन करिए, ये वाले से सेकेंड कॉलम से, तो k -4 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि क्या आप समझ पाएंगे, दिस इज -2k + 8। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड में है एरिया जो हमें 4 दिया है, 1/2 एन मॉड्यूलस ऑफ डी, डी की वैल्यू है -2k + 8। क्या ये मैं सही जा रहा हूँ, K04002111 और k के साथ अगर मैं लेता तो -2 आता, मतलब -2k एंड +8 बराबर। चलो, तो ये आ जाएगा -2k + 8 का मॉड्यूलस इक्वल टू 8। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मॉड्यूलस है ना भैया जी, तो क्या होगा, इसमें दो बातें हो सकती है कि -2k + 8 8 के इक्वल भी हो सकता है, -2k + 8 -8 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस और माइनस x होता है। तो एक बार तो k 0 हो जाएगा, एक बार k -16/-2 मतलब कि 8 हो जाएगा, 0 8 ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम कंटिन्यूटी। हमें बोला गया है कि फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंस टू π/2 f ऑफ x, वो f ऑफ π/2 के इक्वल होगा। मतलब कि लिमिट x टेंस टू π/2 फंक्शन इज k cos x डिवाइड बाई पाई -2x इज इक्वल टू 1/2 होगा। अगर लिमिट सीधा पुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म में हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, लोपिटल लगाते हैं, के कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा, पाई का 0 -2x का -2 इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा, sin π/2 1 हो जाएगा। दैट्स वाई के की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है भाई लोग, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में आपने जीएससीबी में 2021 के पार्ट ए का पूरा सॉल्यूशन देखा। इसमें अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको बहुत जल्दी से शॉर्ट ट्रिक में हमने किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप ग्राफ से कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप करते तो पहले भी होंगे लेकिन एक नया तरीका सीखने को मिला होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही होगी जो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि आप पता नहीं समझेंगे कि नहीं, हमारे पास एक टाइम की लिमिटेशन भी होती है, उस बाउंड्री में हमें काम करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें
जल्दबाजी में निपटानी पड़ती है। कई बार हमको भी यहाँ से फील होता है कि शायद हो सकता है इतनी जल्दी ये चीज़ आपको समझ में ना आई हो। लेकिन इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे वीडियोस आप देखेंगे, बार बार वही प्रोसेस रिपीट होगा। जिस एंगल से मैं पढ़ाता हूँ, अगर वो सारी चीज़ें आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा। वहाँ पे आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट शेयर करते रहिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे एकेडमिक के रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो मैं वो आपकी हेल्प करता रहूँगा। एक टेलीग्राम का भी चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी एग्जाम के रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, क्वेश्चन पेपर है, पीडीएफ का सेट है, प्रैक्टिस पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सारे पीडीएफ मटेरियल और ये सारे वीडियोस के लिंक एंड जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसका पीपीटी फॉर्म में अगर आपको पूरा पेपर विद सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आने वाले जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ये वीडियो का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।